आप एक मुजरिम को जिसने 23 दफ़ा खंजर के वार किया, आप उसको इतने ईज़िली आप उसको नहीं कह सकते कि जी ये गुड कैरेक्टर था, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मेरे पे कातिलाना हमला हुआ, 23 दफ़ा मुझे छुरियों के वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। आई वाज़ लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। और मुझे याद है कि मुझे लगा था कि शायद अब ज़िंदगी की तरफ लौट के जाने का कोई चांस नहीं है, और मैं कलमा भी पढ़ चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी। उसके बाद देयर वाज़ अ लॉन्ग लीगल बैटल, और वो लीगल बैटल इतनी टफ़ इसलिए थी क्योंकि मेरे सामने एक दीवार की तरह ऑपोजिशन थी, और मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा था कॉन्स्टेंटली कि किसी तरीके से ये केस गिव अप करें। किसी किस्म का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, किसी किस्म की उसकी मेंटल वेलबींग का अंदाज़ा लगाया गया। कोई मेडिकल बोर्ड बैठा कि क्या ये फ़िट है जिसने एक लड़की मेरे ऊपर, क्या मेरी छोटी बहन समेत दिन दहाड़े 23 खंजरों के वार किए और बड़ी बेदर्दी के साथ किए। क्या उस शख्स को सोसाइटी में छोड़ने से पहले सेफ़ था वो कि नहीं था, इस चीज़ की क्या कोई गारंटी है हमारे पास? क्या कोई टेस्ट हुआ? ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो स्टेट को इन इट सेल्फ इनिशिएट करना चाहिए था, और उनको मुझे बताना चाहिए था, उनको मुझे फॉर्मली ऑफिशियली इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी जो अटैकर हैं, जो मुजरिम हैं, उनकी सज़ा पूरी हो गई है और उनको इतने अरसे की रिमिशन मिली है, और अब उनको लिहाजा हम उनको आज़ाद करें, ताकि एटलीस्ट मैंने जिसने इतनी लंबी जद्दोजहद की, जो इतना मेरे ख्याल में एक लंबी और मुश्किल जंग थी, एटलीस्ट मुझे मेरी सेफ्टी के बारे में इन्फॉर्म किया जाता, ये इंश्योर किया जाता कि जिस तरह हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, अब वो एक साइकोलॉजिकली मेंटली उसका हर चीज़ हमने चेक की है, उसको एक मेडिकल बोर्ड बैठा है, या जिस तरह भी है जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हुए, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप एक मुजरिम को जिसने 23 दफ़ा खंजर के वार किया, आप उसको इतने ईज़िली आप उसको नहीं कह सकते कि जी ये गुड कैरेक्टर था, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, इतना फिनोमिनल था कि हमने उसको 16 महीने की जो है वो रिमिशन दे दी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस एंड फेवरेटिज्म हैज़ बीन डन बाय द जेल अथॉरिटीज़। मल्टीपल प्रेशर्स थे, मुझे बताया जाता था कि तुम लड़की हो, तुम्हारी इज़्ज़त का मामला है, तुम केस छोड़ दो, तुम किस तरह अदालत जाओगी, तुम्हारे किरदार पे कीचड़ उछलेगा, जो कि सब कुछ हुआ। बट एट द सेम टाइम आई फॉट ब्रेवली डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। मैंने अदालत में अपनी गवाही भी दी, तमाम गवाहियाँ हुई, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुआ। मेरे पे बड़ा लेंथी किस्म का क्रॉस एग्ज़ामिनेशन था। मुझे याद है 14 जुलाई का ही दिन था 2017 में, जो मेरे पे कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, हर तरह के जो है पुलिस किस्म के डिफेंसेस आए। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा हिस्टोरिक केस है, बिकॉज़ सज़ा हुई फर्स्टली, इवन दो सेशन कोर्ट से सज़ा कम होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जो डिसीजन आया, वर्डिक्ट आया, वो फेवरेबल था। नूर मुकद्दम्स केस इज़ वेरी ट्रैजिक, और मेरे ख़्याल में इस तरह के केसेस क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते रहते हैं हमारी सोसाइटी में? बिकॉज़ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लोगों का ट्रस्ट हमारे लीगल सिस्टम में, लोगों का ट्रस्ट हमारे पुलिस में बिल्कुल भी नहीं है। इसका लेवल ऑफ ट्रस्ट इतना लो है कि लोगों को लगता है कि शायद अगर हम इसमें पड़ गए तो ये एक लंबी जद्दोजहद है, और ये इसके अंदर पढ़ने से बेहतर है कि इंसान विड्रॉ कर ले, या इंसान इस जंग में ना पड़े और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दे। नूर के केस में बड़े ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि जी इस तरह के केसेस में सज़ाएँ नहीं होती, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। दिस इज़ आई थिंक टू अर्ली टू मेक सच प्रिजम्पशंस, क्योंकि हमारे कानून में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर सज़ाएँ होती हैं,
इवन डेथ पेनल्टी भी होती है इसके लिए। लेकिन चेन ऑफ कस्टडी जो है वो साउंड होनी चाहिए कि जिसने एविडेंस कलेक्ट किया, क्या उनके 161 के बयान हुए, अगर बयान हुए तो वो किस चेन के थ्रू फोरेंसिक्स के पास गए, फोरेंसिक लेबॉरेटरीज़ के पास गए, उधर बयान हुए। तो ये जो पूरी चेन है ये इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है।